नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार झा है और स्वागत है आपका अपना चैनल इन्फो चौक में। आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है आईएएस के बारे में, जो सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। जैसे कि हम लोग आप सब जानते हैं कि एक आईएएस का जो रुतबा होता है वो कितना बड़ा होता है भारत सरकार में, और उसकी जो है सो पहुँच कहाँ तक होती है। तो और वो जैसे कि आप लोगों के मन में भी होता होगा कि आईएएस का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे होता है, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन उसमें ज़रूरी होती है, उसके लिए क्या मतलब सिटीजनशिप की क्या ज़रूरी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम को फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम जो इंटरव्यू होता है वहाँ तक रिजल्ट निकलने तक की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये आईएएस का एग्ज़ाम क्या होता है और कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको कि हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है, जो यूपीएससी के द्वारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये यूपीएससी पूरे देश में एक साल में सिर्फ एक बार ऐसे परीक्षाओं का आयोजन करती है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक आईएएस या एक डीएम की जो पदवी होती है, जो पद होता है, उसके बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रहती है कि ये कैसे लोग बनते हैं, कैसे ये मतलब इनका जो है रुतबा क्या होता है, इनका पद क्या होता है, इनका सैलरी स्केल क्या होता है, ये क्यों सबसे ज़्यादा अपने ज़िले में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊँगा कि ये बनते कैसे हैं, आईएएस कैसे बनते हैं, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। आइए अब जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। पहला है कि जो है सो आपका इंडियन होना मस्ट है। सबसे पहला है कि आप जो जिस देश में हैं, मतलब आप इंडिया के देश हैं, तो इंडियन होना आपके लिए मस्ट है। अदरवाइज अगर कोई दूसरे देश का है तो वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता है। सबसे पहला वो है। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है। इसमें ये नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, सिर्फ आपका पास होना ही काफ़ी है। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो भी यूनिवर्सिटी हो वो भारत सरकार के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो और उससे आपने शिक्षा ग्रहण की हो और आपका वो ग्रेजुएशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो छात्र ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं वो छात्र भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वो दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को फॉर्म। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जब उनका मेंस होगा, अगर वो एग्ज़ाम को प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो जब उनका वो मेंस एग्ज़ाम होगा तो ग्रेजुएशन क्लियर हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी खास पॉइंट है। तीसरा है एज। एज यहाँ पर जो फैक्टर है, जो इसमें 3 तरह के कैटेगरी बना दी है भारत सरकार ने यूपीएससी के द्वारा। इसमें यह है कि जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल, हालांकि 21 साल सबके लिए है और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 21 साल होना तय है। और जनरल कैटेगरी के लिए जो है सो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 साल है। उसके बाद जो है सो SC ST के लिए जो है 37 ईयर्स है और OBC के लिए 32 ईयर्स है, 35 ईयर्स है। ये है एज की क्राइटेरिया। अब ये देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी कितने अटेम्प्ट तक एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पहला है जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट तक जनरल दे सकते हैं। दूसरा है OBC जो है वो 9 अटेम्प्ट तक इसको दे सकता है, जबकि SC ST के लिए जो है वो कोई बार नहीं है, वो 37 ईयर्स तक वो इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है। तो ये 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको कि इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो ये हम ये जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में कितने पेपर्स होते हैं।
प्रीलिम्स एग्जाम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडी पार्ट 1 और एक होता है जनरल स्टडीज पार्ट 2, जिसको कि CSAT भी बोला जाता है। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम कब होता है? प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसका नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में UPSC के द्वारा जारी किया जाता है। अगर औसतन हर साल की बात की जाए तो तकरीबन 10 लाख परीक्षार्थी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाते हैं वो करीब 7 लाख के आसपास का होता है। और इसका जो परसेंटेज है, जो पास करने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही मिनिमल है। आप जैसे कि 0.1% है जो फाइनल परीक्षार्थी पास करते हैं। तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने टफ एग्ज़ाम होता है, कितना मतलब इनका मेंटल टेस्ट कितना हाई होता है। ये इसलिए इस देश का ये सर्वाधिक टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक गिना जाता है इसको। जनरल स्टडीज के पेपर 1 जो होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, वो 200 अंकों का होता है और उसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो जनरल कैटेगरी के लिए होता है वो पिछले साल 98 मार्क्स था, जबकि OBC के लिए 85 और SC ST के लिए 78 था। तो ये होता है इनका क्वालिफाइंग मार्क्स। जो CSAT जो दूसरा जिसको बोला जाता है वो क्या कहते हैं 200 अंकों का होता है, लेकिन उसमें 80 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उसके लिए भी 2 घंटे का ही समय निर्धारित होता है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए ये बुलाते हैं, और मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म एक नए सिरे से फॉर्म भरा जाता है, जिसके लिए 20 दिन का समय दिया जाता है कि जो परीक्षार्थी पास किए रहते हैं उनसे ये बोला जाता है कि आप फिर से एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF भरिए, जो कि परीक्षार्थी को बहुत ही सावधानी पूर्वक ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस में अगर वो किसी भी लेवल पे वो गलत या भ्रामक तथ्य पाया गया तो परीक्षार्थी की कैंडिडेचर जो है वो वहीं पर रद्द हो जाएगी, बशर्ते उसकी अगर नौकरी लग भी जाती है, बाद में पता चलता है कि ये फॉर्म में इन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया है या कुछ गलत उन्होंने तथ्य रख दिए हैं, तो वो बाद में जाके उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी इस DAF को भरें वो काफ़ी सतर्कता से और सही पूरा सही आप उसको भरने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितने पेपर्स का एग्ज़ाम देना होता है। तो जो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है वो टोटल 9 पेपर्स होता है, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि वो कौन कौन से पेपर हैं जो आपको देने होते हैं। एक है आपका वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज लिस्टेड, जो आसामी या बंगाली या बोडो, डोंगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और भी जो 24 भाषा भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है एक इंग्लिश जो क्वालिफाइंग होता है, ये भी 300 अंकों का होता है। उसके बाद है तीसरा है एस्से जो 250 अंकों का होता है। चौथा पेपर है आपका जनरल स्टडीज़, जिसमें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद पांचवा है जनरल स्टडीज़ 2, जिसमें कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है कि क्या है। तो ये भी 250 अंकों का होता है। उसके बाद पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 3 बोला जाता है इसको। ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, ये भी है 250 अंकों का। और पेपर 5 में जनरल स्टडीज़ 4, जिसको कि एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि 250 अंकों का आता है, ये भी होता है। और पेपर 7 में 2 पेपर्स ऑफ 1 सब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बिलो 250 और ईच पेपर, वो दोनों 250 अंकों के होते हैं। मैं आपको ये एक प्रोवाइड भी करवा दूंगा कि जो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि आप कहाँ से इन पेपरों की
लिस्ट ले सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मैं दे दूंगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है रिटेन टेस्ट। जब विद्यार्थी परीक्षार्थी पास कर जाते हैं इस एग्ज़ाम को, तो उनको इंटरव्यू टेस्ट के लिए, जिसको कि पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है, उनके लिए भी बुलाया जाता है। ये जो है आपका मार्च में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि दिल्ली में यूपीएससी भवन में होती है। यूपीएससी का जो चेयरपर्सन होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, इस इंटरव्यू को कंडक्ट करता है। और देश के जाने माने जो शिक्षाविद हैं, जो अपने फील्ड के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जैसे राजनीति, खेल और भी विभिन्न तरह के, उनको भी बुला के एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। और बेसिकली उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराने के पीछे ये एक रीज़न है कि किसी बंदे को अगर किसी भी उसमें क्षेत्र में डीएम बना के भेज दिया जाए या कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बना के भेज दिया गया, तो वो उस कोई भी मैटर को, जो कोई पेचीदा मामला है, उसको वो कैसे डील करेगा। तो इंटरव्यू में ओवरऑल उसकी मेंटल टफनेस के बारे में जो है उसकी पूरी वो किया जाता है कि ये किसी भी हालात को वो कितने सरल तरीके से, कितने अच्छे तरीके से निपट सकता है, इसके लिए इंटरव्यू की टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि पढ़ाई की तो वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके होते हैं, वो 2 स्टेप में एग्ज़ाम क्रॉस करके आए रहते हैं, तो उनको जो है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से जो है सो इंटरव्यू का कंडक्ट किया जाता है। फिर इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट है वो आपका मई के महीने में निकाला जाता है और उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो है सो यूपीएससी एक अपना नोटिफिकेशन जारी करके और इन सभी परीक्षार्थियों को इत्तला कर देती, बता देती है। अब तो ऑनलाइन भी आ गया है, ऑनलाइन के पोर्टल के थ्रू उनको पता चल जाता है। तो उसके बाद वो एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को एक लेटर लिख के कि हमारे यहाँ इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, आप इनको कहीं भी, जहाँ भी आपका ग्रेड के अनुसार उनको पोस्टिंग और वो कर दीजिए, जारी कर दीजिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपको काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे इस टाइप की वीडियो जो है लगातार बनाते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो भी हमारी नई वीडियो होगी वो आपको तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उस सवाल का ज़रूर जवाब भी देंगे। और अगर आप कोई और भी वीडियो इसी टाइप के एग्ज़ामों के बारे में चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाकर दूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।